नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 27 का फ्रेंड्स ये 60 नोट का पार्ट 2 है। एक पार्ट में 60 नोट नहीं हो पाया था, चैप्टर बड़े हैं इसलिए हम 2 पार्ट में कर रहे हैं। यहाँ हमें बात करनी है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, रेगुलेटर्स और उनके रोल के बारे में। तो पार्ट 1 में फ्रेंड्स हमने आरबीआई के बारे में पूरा डिस्कशन कर लिया था। यहाँ पर 3 रेगुलेटर सेबी, आईआरडीए और पीएफआरडीए रह जाते हैं। सेबी आपका कैपिटल मार्केट देखता है यानी शेयर वगैरह का, आईआरडीए आपका पूरा इंश्योरेंस का देखता है और पीएफआरडीए आपका पूरा पेंशन का काम देखता है। इन तीनों के बारे में फ्रेंड्स हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। थोड़ा छोटा ही लेक्चर रहेगा क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा डेटा नहीं है जितना पार्ट 1 में था। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की अगर हम बात करें, द सेबी एक्ट 1992 प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बोर्ड to protect the interest of investors in securities, promote the development of and regulate the securities market and matter connected therewith are incidental to। तो सेबी एक्ट 1992 जो है क्या कहता है कि एक बोर्ड का गठन किया जाएगा सेबी के तहत ही, जो कि जो सिक्योरिटी में इन्वेस्टर्स हैं उनके हितों की रक्षा करेगा। साथ ही साथ में जो बोर्ड होगा वो देखेगा कि जो सिक्योरिटीज मार्केट है उसका डेवलपमेंट और उसका रेगुलेशन होता रहे। ठीक है, ये भी इनका काम होगा। सेबी फंक्शन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत, फिनांस के अंतर्गत काम करता है। इट हैज़ बीन गिवन अ स्टेटस ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन रेगुलेटिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट बैक्ड बाई ए स्टैच्यू एंड अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। तो सेबी को इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, और ये सिक्योरिटीज मार्केट के हर एक एस्पेक्ट को मैनेज करता है और पार्लियामेंट को आंसरेबल है। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप की अगर हम बात करें सेबी में, तो सेबी का हेड जो है एक चेयरमैन होता है जिसको सपोर्ट करने के लिए 3 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। तो सेबी का हेड चेयरमैन होता है और इसको सपोर्ट करने के लिए 3 फुल टाइम मेंबर और 4 पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं। अगर हम बात करें फंक्शंस की भाई कि क्या क्या काम करता है सेबी, इट इज़ ड्यूटी ऑफ बोर्ड to protect the interest of investor in securities and to promote and development of and to regulate security market। अगेन वही बात लिखी गई है कि भाई बोर्ड की ड्यूटी है कि जो भी इन्वेस्टर हैं उनके हितों की रक्षा की जाए और साथ ही साथ में सिक्योरिटीज मार्केट का प्रमोशन और डेवलपमेंट भी होता रहे। द बोर्ड में टेक मेजर्स टू अंडरटेक इंस्पेक्शन ऑफ द any book or register or other document or record of any listed public company or a public company which intends to get its securities listed on any recognized stock exchange where the board has a reasonable ground to believe that the such a company has been indulging in insider trading or unfair practices वगैरह यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसा है। ठीक है ना, fraudulent and unfair practices relating to the securities market। मतलब इनका कहने का है कि बोर्ड क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा बुक्स का, रजिस्टर का या किसी और डॉक्यूमेंट का, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो, पब्लिक पहले से ही लिस्टेड है, या कोई कंपनी जो अपने आप को पब्लिक कंपनी है पर लिस्टेड होना चाहती है, उनकी बुक्स वगैरह का इंस्पेक्शन करेगी। बशर्ते कि उसको ऐसा डाउट लगे, उसको ऐसा विश्वास हो कि भाई ये जो कंपनी है ना वो जो है इनसाइडर ट्रेडिंग में या फिर जो है गलत प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। कहने मतलब हुआ इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई जानकारी जो जनता को बाद में पता चले और अंदर के लोगों को पहले से ही पता हो। जैसे मान लीजिए आपके एमडी ने कोई घोटाला कर दिया, आपको ये जानकारी आ गई कि एमडी ने घोटाला कर दिया है, जनता को अभी नहीं पता है, तो होगा क्या? आपको भी पता है कि शेयर इसके गिरेंगे। अगर जो है मतलब ये घोटाला सामने निकल करके आएगा तो शेयर मार्केट से शेयर उसके टूटेंगे, तो आप उससे प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये इनसाइड की जानकारी होना इनसाइडर ट्रेडिंग कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, तो इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहा है या फिर कोई गलत प्रैक्टिसेस यूज की जा रही हैं तो उस केस में मतलब बोर्ड को अधिकार है कि वो इंस्पेक्शन वगैरह कर सकते हैं। तीसरा ये बोलता है कि जो सेबी का बोर्ड है उसको उतनी ही पावर है जितनी सिविल कोड को होती है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 एक्ट के तहत सिविल कोड को जितने अधिकार हैं उतने ही अधिकार बोर्ड को, सेबी के बोर्ड को मिलेगा। सिविल कोड का अधिकार क्या होता है? किसी व्यक्ति को समन कर लिया तो उसको हाजिर होना पड़ेगा। जैसे बोलते नहीं कि गैर जमानती वारंट इशू हुआ है, इसका मतलब अब तुमको वहाँ पहुँचना ही पहुँचना पड़ेगा। तो वही अधिकार बोर्ड को भी मिले हुए हैं। जैसे क्या क्या अधिकार हैं? द डिस्कवरी एंड
प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स एट सच प्लेस एंड टाइम एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। यानी कि बोर्ड अगर किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट लेकर के इस जगह पर इतने बजे मिलो, तो मिलना पड़ेगा। इनकी बात को टाला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बोर्ड को वही अधिकार है जो सिविल कोड के है, वरना जेल वगैरह हो जाएगी। समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ पर्सन एंड एग्जामिनिंग देम ऑन ओथ। मतलब समन दिया जा सकता है, एक समन इशू किया जाएगा कि तुम्हें वहाँ मौजूद होना होगा। समन इशू करेंगे और उनको ज़बरदस्ती भी बुलाया जा सकता है, इन्फोर्स किया जा सकता है, तुम्हें पहुँचना होगा और शपथ वगैरह दिलवा करके, मैं गीता की कसम खा के कहता हूँ, उनकी एग्जामिनेशन वगैरह यानी उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह की जा सकती है। इंस्पेक्शन ऑफ एनी बुक्स, रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट ऑफ एनी पर्सन एट एनी प्लेस। किसी भी व्यक्ति के किसी भी डॉक्यूमेंट को चेक करने का अधिकार रहेगा, और यही बात किसी कंपनी के लिए भी लागू है। किसी कंपनी के बुक्स, रजिस्टर्ड या डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के बुक रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस आर डॉक्यूमेंट्स। किसी डॉक्यूमेंट को या किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए नोटिस इशू, कमीशन मतलब वही होता है नोटिस सर्व करना। नोटिस सर्व किया जा सकता है सेबी के बोर्ड के द्वारा। फिर है पावर टू इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट करने की पावर होती है। सेबी कैन एक्सरसाइज इट्स पावर टू इन्वेस्टिगेट व्हेन इट हैज़ रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट। मतलब कब इन्वेस्टिगेट करेगा? जब उसे लगे द ट्रांजेक्शन इन द सिक्योरिटीज आर बीइंग डील्ड विथ अ मैनर डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर आर सिक्योरिटीज मार्केट। यानी जो ट्रांजेक्शन सिक्योरिटी मार्केट में की गई हैं वो इस तरीके से हैंडल की गई हैं जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको नुकसान हो सकता है या सिक्योरिटी मार्केट को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन बिठाई जा सकती है। Any intermediary or any person associated with the securities market has violated any of the provision of this act or the rules or the regulation made or direction issued by the SEBI। कोई व्यक्ति है, कोई इंटरमीडिएटरी पर्सन है जिसने सेबी के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन को अगर वायलेट किया है तो उसके इसमें भी इंस्पेक्शन किया जा सकता है सेबी के द्वारा। ठीक है, सेबी पर बात यहीं खत्म हो जाती है। हम IRDAI पर आ जाते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Insurance Regulatory and Development Authority of India IRDAI। The emergence of IRDAI as the regulatory and development authority for the insurance sector arose from one of the recommendation of the committee constituted by the government under the chairmanship of Shri R.N. Malhotra, the former governor of RBI। मतलब सरल भाषा में कहूँ तो IRDA क्यों बना या किसकी रिकमेंडेशन पर बना? तो श्री R.N. मल्होत्रा यानी मल्होत्रा कमेटी के रिकमेंडेशन पर इंश्योरेंस सेक्टर को मैनेज करने के लिए IRDA बनाया गया। IRDA वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज ऑटोनॉमस बॉडी इन अप्रैल 2000। अप्रैल 2000 में इसको ऑटोनॉमस बॉडी के तौर पर बनाया गया। द ऑब्जेक्टिव ऑफ IRDA वाज टू फोल्ड। इसका उद्देश्य दो था। पहला, पॉलिसी होल्डर प्रोटेक्शन एंड हेल्थी ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस मार्केट एंड हेंस द वर्ड डेवलपमेंट आल्सो फिगर्स इन नेम इन एडिशन टू रेगुलेशन। मतलब इन्होंने कहा कि ये दो उद्देश्य थे इसके। पहला, पॉलिसी होल्डर को प्रोटेक्ट किया जाए, जिसने भी इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है उसके साथ धोखा ना हो, पहली चीज़। और दूसरा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस मार्केट है, उसका भी हेल्दी ग्रोथ होना चाहिए। दो चीज़ों के लिए इसको कहा गया। इसीलिए हेल्दी ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर की वजह से डेवलपमेंट शब्द भी यहाँ पर जोड़ा गया है। IRDA में डेवलपमेंट शब्द भी जोड़ा गया है। R.N. मल्होत्रा कमेटी वाज टास्क टू। R.N. मल्होत्रा कमेटी को टास्क दिया गया था क्या क्या करने के लिए? सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री। उनको इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ये सजेशन देने के लिए कहा गया था। मेक रिकमेंडेशन फॉर चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री फॉर चेंजिंग जनरल पॉलिसी फ्रेमवर्क एट्सेट्रा। मतलब जो अभी मौके पर इंश्योरेंस इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर है उसमें अगर चेंजेस की ज़रूरत है तो उसके लिए रिकमेंडेशन करने को कहा गया। मेक स्पेसिफिक सजेशन रिगार्डिंग LIC एंड GIC विथ व्यू टू इम्प्रूव देयर फंक्शनिंग। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, दोनों की वर्किंग में इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कोई सजेशन है तो वो भी बताएं। मेक रिकमेंडेशन और रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। साथ ही साथ में रिकमेंडेशन करनी है, रेगुलेशन और सुपरविजन इंश्योरेंस सेक्टर के लिए रिकमेंडेशन देनी कैसे करा जाए। द कमेटी फेल्ड दैट इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कस्टमर सर्विसेज एंड इंक्रीज द कवरेज ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री शुड बी ओपन अप टू कंपटीशन। मतलब R.N. मल्होत्रा कमेटी ने महसूस किया कि अगर हम कस्टमर की सर्विस को इम्प्रूव करना चाहते हैं और इंश्योरेंस इंडस्ट्री के कवरेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कंपटीशन को बढ़ावा देना होगा। कंपटीशन मतलब प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर एंट्री देने की बात इन्होंने करी। ठीक है, IRDA का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो भाई IRDA एक्ट 1999 है।
IRDA का हेड होता है एक फुल टाइम का चेयरमैन, जिसको सपोर्ट किया जाता है बोर्ड द्वारा। बोर्ड में 5 होल टाइम मेंबर होते हैं और 4 जो है पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। और ये सभी के सभी यानी कि कितने, एक चेयरमैन, 5 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम, ये 10 के 10 लोग सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट करे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। IRDA का भाई ड्यूटी क्या होती है, क्या क्या करना है इनको, ठीक है। ड्यूटी पावर फंक्शंस ऑफ IRDA। पहला, इशूइंग टू द अप्लीकेंट अ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू, मॉडिफाई, विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसिल सच रजिस्ट्रेशन। यानी कि कोई एप्लीकेंट है, अगर वो इंश्योरेंस सेक्टर में आना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट देना, उसका रिन्यूअल करना, मॉडिफिकेशन करना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना रजिस्ट्रेशन, ये सारी जिम्मेदारी IRDA के पास होगी। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर इन मैटर्स कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ पॉलिसी, नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर्स, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी एंड अदर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। मतलब इनका काम है IRDA का कि जो भी पॉलिसी होल्डर है उसके हितों की रक्षा करना। कैसे करेंगे भाई, अगर नॉमिनी रखना है तो नॉमिनी अलाउ किया जाना चाहिए। इंश्योरेंस क्लेम का सेटलमेंट टाइमली होना चाहिए, ये नहीं कि किसी व्यक्ति के साथ कोई इसमें सैपनिंग है और सेटलमेंट 2-2 साल में हो रहा है। सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी का क्या मतलब होता है, जैसे जब भी आप कोई पॉलिसी इशू करवाते हैं, मान लीजिए कोई LIC आपने करवा रखी है, से आपने एक LIC करवा रखी है, आपके एजेंट ने बोला हुआ है कि सर ऐसा है कि ये LIC जब पूरी होगी तो आपको 25 लाख रुपए मिलेंगे। कितना मिलेगा, 25 लाख रुपए। वो ऐसा बोल करके आपको गया हुआ है, आप 16 साल तक जमा करेंगे, 9 साल तक नहीं मिलेगा, 25 साल बाद आप 25 लाख रुपए पाएंगे, ब्ला ब्ला, ठीक है। तो आप ये बात देखिएगा कि ये जो LIC की पॉलिसी है इसमें एक सरेंडर वैल्यू होती है। सरेंडर वैल्यू होगी हार्डली 10 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए। यानी इसका मतलब है कि LIC ये बात इंश्योर करता है कि आपको इस पॉलिसी में 10 लाख जरूर मिलेंगे। अगर आप सरेंडर करने जाते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा, 10 लाख रुपए मिलेंगे। ये सरेंडर वैल्यू का असली मतलब होता है। चल गई, सब कुछ ठीक रहा तो 25 लाख भी मिल जाएगा, मना नहीं है, लेकिन जो बेयर मिनिमम वैल्यू है कि कम से कम आपको कितना देगी LIC, तो 10 लाख रुपए आपको दे देगी वो उठा करके, ठीक है। अगर बैंक में LIC के बिहाफ पर लोन लेने जाएंगे आप, LIC ले गए, अपनी पॉलिसी रखी जो है गिरवी और लोन लिया, तो इसी 10 लाख के आधार पर ही लोन आपको मिलेगा। इस 25 लाख को बैंक नहीं एक्नॉलेज करता है, यानी सरेंडर वैल्यू के आधार पर ही। अब 10 लाख की पॉलिसी है तो मे भी आपको 8 लाख 7 लाख जितना भी बैंक दे दे, ठीक है। तो ये होता है फ्रेंड जो है सरेंडर वैल्यू का फंडा। स्पेसिफाइंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर इंटरमीडिएट और इंश्योरेंस इंटरमीडिएट एंड एजेंट्स। मतलब IRDA बताएगा कि कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए जो एजेंट वगैरह हैं, जो कंपनियां हैं, है ना। उसके बाद में कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहेगा, कैसा व्यवहार करना है एजेंट्स को, इंटरमीडिएट को, इन सब के बारे में डिटेल देगा। स्पेसिफाइंग द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर्स एंड लॉस एसेसी, ये कोड ऑफ कंडक्ट बताएगा कि कैसा व्यवहार करना है जो लोग सर्वे करने जा रहे हैं, जो लॉस का असेसमेंट करने जाते हैं। आपकी कार एक्सीडेंट हो जाएगी तो जो आप इंश्योरेंस में अगर मान लीजिए ले जाते हैं कार को, अपनी छोटा मोटा डैमेज है तो सर्वे करने के लिए व्यक्ति आता है, इसीलिए 6-7 दिन लगते हैं। सर्वे करेगा, फिर अंदाज़ा लगाएगा कि लगभग इतना खर्चा इसमें होगा, तो उनके लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है। फिर है सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमेटी। मतलब टैरिफ एडवाइजरी कमेटी होती है जो कि बताती है कितना मतलब ये वो कितना प्रीमियम वगैरह होना चाहिए, तो उनकी फंक्शनिंग को भी सुपरवाइज करने की जिम्मेदारी IRDA के पास ही होगी, ठीक है। एंटिटीज रेगुलेटेड बाय IRDA किसको किसको रेगुलेट करता है, ठीक है। तो देखो, पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को करता है, दूसरा जनरल इंश्योरेंस कंपनी को करता है, तीसरा आपका करता है री इंश्योरेंस कंपनीज को, चौथा एजेंसी चैनल्स को करता है, और पांचवा इंटरमीडिएटरीज को करता है। और इंटरमीडिएटरीज में ये लोग आते हैं, कारपोरेट एजेंट्स, ब्रोकर, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, सर्वेयर और लॉस एसेसर, ठीक है। तो IRDA द्वारा फ्रेंड्स, IRDA द्वारा पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रेगुलेशन किया जाता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट कंपनी दोनों होती हैं। जनरल इंश्योरेंस कंपनी में यहाँ पर भी पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों की कंपनियों को देखता है। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस कंपनियों में ही कुछ ऐसी कंपनी आती है जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस का काम स्टैंड अलोन बेसिस पर करती हैं, ठीक है। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये ऑफर करती हैं। री इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये मतलब मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा एजेंसी जो होती हैं उनको टेक केयर करते हैं। इंटरमीडिएटरीज आपके जो ब्रोकर हो गए, एजेंट हो गए, थर्ड पार्टी हो गए, सर्वेयर वगैरह, एसेसर, इन सब को भी ये मॉनिटर करते हैं।
छोटी सी बात और देखते हैं, ऑन साइट और ऑफ साइट सुपरविजन का क्या मतलब है। ऑन साइट इंस्पेक्शन या सुपरविजन, ऑन साइट इंस्पेक्शन इज नॉर्मली कैरीड आउट ऑन एन एनुअल बेसिस व्हिच इंक्लूड इंस्पेक्शन ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंपनी। मतलब ऑन साइट इंस्पेक्शन मतलब ऑन साइट मतलब ब्रांच में जा करके, ऑन साइट मतलब ब्रांच में जा करके, तो ब्रांच में जा करके ऑन साइट इंस्पेक्शन एनुअल बेसिस पर किया जाता है, जिसमें कि कॉर्पोरेट ऑफिस और ब्रांच ऑफिस जो कंपनियों के होते हैं उनका इंस्पेक्शन करा जाता है। दीज इंस्पेक्शन आर कंडक्टेड विद द व्यू टू चेकिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट रूल्स रेगुलेशन फ्रेम्ड देयर अंडर। यहाँ पर क्या देखा जाएगा भाई, अपन कंप्लायंस चेक करने आए तो क्या देखेंगे कि जो भी इंश्योरेंस एक्ट के रूल्स रेगुलेशन और जो भी गाइडलाइंस हैं क्या उनको फॉलो किया जा रहा है, उनको कंप्लायंस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। ठीक, फिर आता है ऑफ साइट इंस्पेक्शन। ऑफ साइट इंस्पेक्शन मतलब हम दूर बैठ करके इंस्पेक्शन करते हैं, हम ब्रांच में नहीं जाएंगे, हम कंपनी में नहीं जाएंगे, हम उनका डेटा मंगवाएंगे और उसी डेटा के बिहाफ पर ये डिसाइड करते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ठीक है, तो ऑफ साइट इंस्पेक्शन, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑफ साइट सर्विलांस इज टू मॉनिटर द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, आइडेंटिफाइंग कंपनीज व्हिच शो फाइनेंशियल डिटोरिएशन एंड वुड बी ए सोर्स फॉर सुपरवाइजरी कंसर्न। मतलब यहाँ पर कंपनी इंश्योरेंस कंपनियों की हेल्थ, फाइनेंशियल हेल्थ को मॉनिटर करने का उद्देश्य होता है। पहचानने की कोशिश की जाती है ऐसी कंपनियों की जो कि फाइनेंशियल डिटोरिएशन दिखाती हैं, यानी कि जिनकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो रही है और ये सुपरवाइजर्स के लिए कंसर्न बन सकते हैं। दिस एक्ट एज ट्रिगर फॉर टाइमली रिमेडियल एक्शन। मतलब अगर हमें पता चल जाए कि कंपनी की स्थिति खराब हो रही तो जो भी सहायता हो पाएगी वो हम रेमेडी करेंगे, उसका समाधान सुधार करने की कोशिश करेंगे। द ऑफ साइट इंस्पेक्शन इज कंडक्टेड बाई एनालाइजिंग periodic statements, written report, policies and compliance certificate mandated under the direction issued by the authority from time to time। ऑफ साइट इंस्पेक्शन कैसे करेंगे भाई, जो भी उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, रिटर्न भरा है, रिपोर्ट्स आई हैं, पॉलिसीज और कंप्लायंस सर्टिफिकेट इशूज किए गए, उन्हीं के आधार पर, चूँकि हम खुद नहीं जा रहे हैं तो हम इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर यहाँ पर ऑफ साइट इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात हमारी IRDA को लेकर भी ख़त्म हो जाती है। अब आ जाते हैं फ्रेंड्स PFRDA पर। PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। PFRDA जो है इस्टेब्लिश किया गया था 2003 में। इट वाज सेटअप विथ अ व्यू टू प्रमोटिंग, रेगुलेटिंग एंड डेवलपिंग द पेंशन सेक्टर इन द कंट्री। तो ये सेटअप किया गया था ताकि क्या कर सके, प्रमोट कर सके, रेगुलेट कर सके, डेवलप कर सके पेंशन सेक्टर को। NPS नेशनल पेंशन स्कीम लॉन्च की गई थी PFRDA द्वारा 2003 में ही, और उसके बाद में ये सभी सिटीजन को 2009 में अवेलेबल करवाई गई थी। PFRDA आता है ज्यूरिडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के। PFRDA किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस के अंतर्गत आता है। फंक्शन ऑफ PFRDA अगर हम बात करें भाई कि PFRDA का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो to promote pension scheme in the country by fostering mandatory as well as voluntary pension scheme in order to serve the old age income needs of retired personnel। तो पेंशन स्कीम को प्रमोट करना उद्देश्य होता है। कुछ स्कीम ज़बरदस्ती लागू की जाती हैं, कुछ स्वेच्छा से लागू की जाती हैं, ताकि अगर आप व्यक्ति बूढ़ा हो, रिटायर हो तो उसकी पैसों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। अपॉइंट वेरियस इंटरमीडिएट एजेंसीज लाइक पेंशन फंड मैनेजर्स, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी वगैरह। मतलब जो इंटरमीडिएटरीज हैं उनके अपॉइंटमेंट का काम भी PFRDA द्वारा ही देखा जाता है। इंटरमीडिएटरीज में आ जाते हैं पेंशन फंड मैनेजर्स, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी, ये सारी चीज़ें। एजुकेट द जनरल पब्लिक एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पेंशन। जनता को ज्ञान भी देते हैं भाई कि पेंशन के क्या फ़ायदे हैं। एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस रिलेटेड टू वेरियस पेंशन स्कीम ऑफ द इन द कंट्री। कंट्री में अगर पेंशन स्कीम से रिलेटेड जो भी दुखड़े हैं, तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, उसको भी रिजॉल्व करने का इनका प्रयास रहता है। इंटरमीडिएटरीज ऑफ PFRDA के इंटरमीडिएटरीज कौन कौन से हैं? सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी, जहाँ पर आपका पेंशन का पूरा डेटा रखा रहता है। पेंशन फंड मैनेजर PFMS, जो आपका पेंशन का जो पैसा है उसको इधर उधर इन्वेस्ट करने की जिम्मेदारी पेंशन फंड मैनेजर्स। पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी, अगर मान लो हमको इंश्योरेंस करवाना है तो कहाँ जाएं, जहाँ पर भी जाओगे उसे POP कहेंगे। ब्रांच में गए तो ब्रांच पॉइंट ऑफ प्रेजेंस एजेंसी हो गया। यहाँ पर ट्रस्टी बैंक होता है और कस्टोडियन होते हैं। कौन कौन? ट्रस्टी बैंक एंड कस्टोडियन। ठीक है, तो बस यही प्रेफरेंस जो है हमारा पूरा PFRDA भी जो है यहाँ पर कवर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 4 रेगुलेटर पूरे के पूरे पढ़ लिए, RBI, SEBI, IRDA एंड देन
PFRDA। एक पार्ट में हमने RBI पढ़ा था और दूसरे पार्ट में हमने पूरा का पूरा कवर कर दिया SEBI, IRDA एंड देन PFRDA। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।